जेई मेंस 2024 अप्रैल के लिए रिवीजन में हम 15 अप्रैल 2023 यानी पिछले ईयर का जो अप्रैल सेशन का लास्ट पेपर था 15 अप्रैल 2023 का पेपर कर रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस पार्ट 1 में कर लिया था। आज नेक्स्ट पार्ट है, उसका सेकंड पार्ट है, उसमें नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो बिना कुछ फालतू बकवास किए हुए सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, तो 46 क्वेश्चन बोल रहा है A vector in xy plane makes an angle 30 degree with the y axis. The magnitude of y component of the vector is 2 root 3. The magnitude of x component will be क्या होगा। ठीक, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मतलब लेट से ये x एक्सिस ये y एक्सिस है, कोई वेक्टर है और वो वेक्टर क्या है 30 डिग्री विथ y एक्सिस, मतलब y एक्सिस से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेट से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बोल दे, a बोल देते हैं। ठीक, तो और बोल रहा है कि उसका जो y कंपोनेंट है वो 2√3 है। तो ये इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos 30। ठीक, वो y कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, y एक्सिस से 30 डिग्री एंगल है, वो इसकी वैल्यू 2√3 दे रखा है। ठीक, हमें क्या कैलकुलेट करना है, x कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos 30 जो होगा y कंपोनेंट और a sin 30 जो होगा वो x कंपोनेंट। ठीक, तो a sin 30 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, a cos थीटा √3/2 इजकल टू 2√3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी सिंपल, और यहाँ पे 4 डाल देंगे तो a sin 30 कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइन 30 1/2, तो ये 2 बन जाएगा। ठीक, तो जो x कॉम्पोनेंट होगा वो 2 बन जाएगा। 2 यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाई v इजकल टू कुछ इक्वेशन दे रखा है, वेयर लैम्डा जी एंड रो आर द वेवलेंथ ऑफ वेव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली इज क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मतलब बेसिकली v का दे रखा है कुछ फार्मूला, और वो फार्मूला बेसिकली हमें डिराइव करना है, मतलब ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये यूनिट एंड डायमेंशन का है। ठीक, तो करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये स्पीड है। स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाता है, L(t⁻⁻1)। ठीक, इज इक्वल टू ये क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ का डायमेंशन क्या है, L, तो L⁻A। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L(t⁻²) मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का L और टाइम का T की पावर B। और तीसरा क्या दे रखा है, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या, मास बाई वॉल्यूम। तो M(L)⁻3, वॉल्यूम का नीचे आता है Q, L3, तो ऊपर -3 हो जाएगा, और ये पावर C। ठीक, अब क्या करेंगे, डायमेंशन इक्वेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, L(t⁻1) इज इक्वल टू, सॉरी, ये हो जाएगा L(t⁻1) और यहाँ पे क्या हो जाएगा L⁻A, L और यहाँ पे L, तो L की पूरा पावर क्या हो जाएगा A+B, मतलब यहाँ से B आएगा और यहाँ से क्या आएगा -3C, तो -3C। ठीक, M की पावर क्या हो जाएगा, M की पावर देखा जाए तो सिर्फ C, तो M की पावर C। ठीक, और क्या T की पावर क्या हो जाएगा, T की पावर -2B, और यहाँ से कुछ नहीं तो सिर्फ -2B। ठीक, तो अब अगर डायमेंशन का मतलब इसका पावर सबका इक्वेट करें तो L की पावर 1 है इधर, और इधर क्या है A+B -3C। तो ये क्या बन जाएगा A+B -3C इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। T की पावर को इक्वेट करें तो T की पावर -1 इजकल टू -2B, -1 इजकल टू -2B। और M की पावर इक्वेट करें तो M की पावर इधर क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब M की पावर 0 बोल सकते हैं, कुछ नहीं है तो M की पावर 0 लिख ही सकते हैं। ठीक, तो C इजकल टू क्या हो जाएगा 0, तो C इजकल टू 0, B इजकल टू कितना 1/2 बन जाएगा यहाँ से, C इजकल टू 0। और इन दोनों की वैल्यू अगर इसमें डाल दें तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो A+B की वैल्यू हाफ -3C की वैल्यू 0 इजकल टू 1। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 1, और इसको इधर जाएंगे तो माइनस, तो 1 - 1/2,
तो ये 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ। तो अपने को सारा ही वैल्यू मिल गया ए बी और सी का। यही हमें कैलकुलेट करना था कि ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी। तो ए की वैल्यू कितना, हाफ, बी की वैल्यू भी हाफ और सी की वैल्यू 0। ठीक, तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, हाफ हाफ 0। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान Sorry, करते हैं। I'm having trouble connecting to the internet. It looks like there is an issue with the router and Echo device. So try restarting them. Unplug both of them, then plug the router back in. Wait 30 seconds. Once the router is back on and connected to the internet, plug in the Echo device. Stop Alexa. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए थर्मोडाइनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस इज क्या होगा। ठीक, मतलब पीवी डायग्राम दे रखा है और इसमें मतलब कुछ साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ दे रखा है और इसमें टोटल वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो पीवी डायग्राम से वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ से। तो एरिया मतलब किसका, ये वाला एरिया टोटल हमें कैलकुलेट करना होगा, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। ये एक तरह का ट्रायंगुलर शेप है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ। अब ये वाला जो है वो कितना हो जाएगा, 400 माइनस 100 300। तो हाफ 300 इंटू ये लेंथ कितना है 2 और 4, तो 4 माइनस 2 2 बन जाएगा। ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 300। वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। जो वर्क डन कैलकुलेट करना है वो क्या हो जाएगा 300, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट पता होता है तो जेईई मेंस का तो ये क्वेश्चन ईजिली ही, ज़्यादातर क्वेश्चन 2-2 लाइन का होता है, सॉल्व होते जाता है। ठीक, तो सिंपल इसमें एरिया कैलकुलेट करना था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फर्स्ट मिनिमा अपीयर्स एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ऑन द स्क्रीन विल बी क्या होगा। ठीक है, तो मतलब ये डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है कि मतलब सिंगल स्लिट से ही अगर वो बने तो मैक्सिमम मिनिमा कहाँ बनता है। तो उस केस में क्या होता है कंडीशन, पाथ लेंथ क्या होता है पहले तो, कि अगर स्लिट विड्थ ए है तो a/2 इंटू साइन थीटा जो होता है वो पाथ लेंथ होता है। और मिनिमा बनने के लिए कंडीशन क्या है, वो फर्स्ट मिनिमा के लिए λ/2 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक, तब जाके फर्स्ट मिनिमा बनेगा। सॉरी, पाथ लेंथ नहीं, ये पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस जो होता है a/2 इंटू साइन थीटा, और वो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए λ/2 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से क्या आता है ए साइन थीटा इजकल टू लेमडा, अपने को कैलकुलेट क्या करना है, द वैल्यू ऑफ ए। तो ए कितना हो जाएगा, ए इजकल टू लैम्डा बाई साइन थीटा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, लैम्डा की वैल्यू कितना 600, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 12/00 इतना नैनोमीटर। ठीक, आंसर जो है ऑप्शन माइक्रोमीटर में दे रखा है। तो माइक्रो के लिए क्या मतलब, नैनो 10 की पावर -9, माइक्रो 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 1200 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसको माइक्रोमीटर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 माइक्रोमीटर। ठीक, तो जो ए की वैल्यू होगी वो क्या 1.2 माइक्रोमीटर हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिवन सर्किट द करंट आई थ्रू द बैटरी विल बी क्या होगा। मतलब जो बैटरी के थ्रू करंट जाएगा बेसिकली वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ज़रा पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में क्या दे रखा है कि मतलब करंट ऐसे गया और यहाँ पे करंट जो होगा कैसे फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन अगर प्लॉट करें तो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब यहाँ पे जाके 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड होगा। तो ये देखा जाए तो ये सब डायोड है। यहाँ पे ये जो साइन दे रखा है ये किसका, डायोड का साइन है। ठीक, तो ये जो सिंपल रेसिस्टर नहीं है, ये डायोड है। ठीक, तो डायोड का देखा जाए तो ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है और ये वाला डायोड भी फॉरवर्ड बायस में है। ठीक, और ये रिवर्स बायस में है, मतलब डायोड का डायरेक्शन ये है और करंट ऐसे जा रहा है, तो ये रिवर्स बायस में है। तो रिवर्स बायस में होता है तो उसमें करंट ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं जो रिवर्स बायस में डायोड है। ठीक, तो सर्किट डायग्राम के लिए अपने को ये हम रिमूव कर सकते हैं कि इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो ये अपने लिए मतलब किसी काम का है ही नहीं। तो इसको मतलब हम ऐसे हटा सकते हैं सर्किट एनालिसिस में करंट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो डायग्राम जो बचा वो डायग्राम कौन सा बचा, ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर 2 बचा।
तो ये दोनों कैसा है, सीरीज में है, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 ओम। और फिर वो जो 20 ओम होगा वो इसके साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में 20 ओम और 10 ओम पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाई R1 + R2। दो पैरेलल में होता है तो उसको सिंपल ऐसे कर देते हैं, तो 20 × 10 बाई 20 + 10 कितना, 30। तो ये बन जाएगा 20/3 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हुआ सबका वो कितना हो गया, ये ओम। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, तो आई इजकल टू क्या, V/R। V की वैल्यू 10 और R की वैल्यू 20/3, तो 3/2 एम्पियर यानी कि 1.5 एम्पियर। तो मतलब करंट की वैल्यू क्या, 1.5 एम्पियर। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल ये कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विथ 210 RPM, मतलब रोटेशन पर मिनट, about an axis normal to the rod passing through its one end, the other end होगा, not other end, the other end of the rod in contact with the circular metallic ring, a constant and uniform magnetic field this parallel to the axis exists everywhere, the EMF developed at the center and the ring is क्या होगा। ठीक है, पहले सिचुएशन क्या दे रखा है कि मतलब कोई एक सर्कुलर मेटालिक रिंग है और इसमें एक रॉड, लेट्स से ऐसे कोई रॉड है। ठीक, ये जो रॉड है वो मतलब बेसिकली रोटेट कर रहा है ऐसे। ठीक, मतलब एक एंड उसका हिंज है, मतलब यहाँ पे फिक्स है, और ये वाला एंड ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब रॉड जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक, और उसका एक एंड सेंटर पे, दूसरा एंड जो है रिंग से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है अलोंग द एक्सिस, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या तो डॉट या फिर क्रॉस, कुछ भी हो सकता है। अलोंग द एक्सिस मतलब अगर ये सर्कल इस प्लेन में है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर सिंपल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो अपने को इसमें ईएमएफ कितना डेवलप होगा वो कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली इसमें मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E = VBL होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए तो वेलोसिटी जो है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेंथ भी कुछ इसका दे रखा है L, लेकिन जो स्पीड होगा वो हर पार्ट का स्पीड अलग अलग होगा। ठीक, तो मतलब सिंपल कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको इंटीग्रेशन से जाना होगा। तो इंटीग्रेशन से कैसे जाएंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम x डिस्टेंस पे जाएंगे, ठीक, और dx लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। ठीक, और उस dx लेंथ में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा पहले लेट से वो कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, VBL। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, अगर ये x डिस्टेंस पे है तो ओमेगा इंटू एक्स, V = ω/r, ओमेगा इंटू एक्स इसका स्पीड हो जाएगा। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लेट से उसको स्मॉल DE बोल देते हैं, वो ईएमएफ किसके बराबर होगा, मैं यहाँ पे लेट से लिख रहा हूँ, DE जो होगा वो VBL। तो V की वैल्यू कितना, ω/x, मैग्नेटिक फील्ड B, और L लेंथ उसका कितना है, dx। ठीक, तो लेंथ कितना हो जाएगा, dx। ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस स्मॉल एलिमेंट। हमें अपने को क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ इस पूरे रॉड में कितना इंड्यूस्ड होगा। तो बस सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट कहाँ, फ्रॉम x = 0 से लेकर के x = L तक। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा, ω/b जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। लिमिट पुट करें तो क्या, लिमिट क्या होगा, 0 से लेकर के L तक। ठीक, इधर टोटल ईएमएफ हो जाएगा, इधर x²/2, तो x²/2 को क्या, L²/2 बन जाएगा। ठीक, तो ये अगर कैलकुलेट करें तो ओमेगा की अब वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल अपना ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। वैल्यू पुट करें तो ओमेगा की वैल्यू कितना, अब ओमेगा के लिए यहाँ पे दे रखा है कि 210 रोटेशन पर मिनट, तो 210 रोटेशन पर मिनट ले रहा है। तो एक सेकंड में कितना रोटेट करेगा, /60, और एक रोटेशन में कितना एंगल वो मूव करेगा, 2π, तो ये ×2π। तो मतलब ये जो होगा वो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब ये जो होगा वो क्या, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो ये ओमेगा हो गया इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखा है, 0.2। ठीक, इंटू L², L की वैल्यू कितना, 20 सेंटीमीटर देगा। 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या, 20/100 L²/2, तो मतलब 1/2। ठीक, ये पूरा का पूरा मसाला समझ में आया। ठीक, सिंपल अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे। ठीक,
तो ये कितना हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 बोल रहा है लेने को, ठीक है। तो ये पहले तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, 21/6 इंटू टू, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 0.2 को 2/10 लिख सकते देते हैं, ठीक। और इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2/10 इंटू 1/2, ठीक। अब काट कूट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना, 7 से 3 टाइम्स में 3 2 जा 6, और बचा क्या, 22 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। तो 44/100 ये ईएमएफ मिली वोल्ट में पूछ रहा है कि मिली वोल्ट में कितना होगा। तो मिली वोल्ट में कितना हो जाएगा, ये सही है, बाकी सब अच्छा नहीं, एक चीज़ गलत हो रहा है, यहाँ पे 2/100 का स्क्वायर है, हमने सिर्फ 2/10 एक लिख रखा है, नहीं 2/10 दो बार लिख रखा है, सही है, नहीं नहीं, ये 0.2 जो है वो 2/10 यहाँ का है, और ये 2/10 एक ही लिख रखे हैं, एक और आएगा, ठीक, 2/10, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये, 22 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 जब 4 4 88 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 जीरो नीचे, ठीक, इतना वोल्ट बन जाएगा ईएमएफ, ठीक। अपने को ईएमएफ कहाँ कैसे पूछ रहा है, मिली वोल्ट में, तो मिली वोल्ट के लिए क्या है, 1000 जो है वो मिली बन जाएगा, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, 88 मिली वोल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब जो डेवलप होगा वो कितना, 88 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए नेटवर्क ऑफ 4 रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट बैटरी एज सोन इन द फोटो, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज क्या होगा। अच्छा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो पहले तो इसमें करंट कितना होगा वो लेट से कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो दे रखा है ये क्या है, सीरीज में, तो 4+2 कितना हो जाएगा, 6, और ये 4+2 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 6 जो है पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट इनका क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6/6 प्लस 6, वो बेसिकली 3 बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 अगर हुआ तो करंट यहाँ से कितना चलेगा, I = V/R, मतलब 9/3, तो 9/3 मतलब 3 एम्पियर, मतलब यहाँ से करंट कितना चला, 3 एम्पियर का, ठीक। अब वो करंट यहाँ पे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा, अगर दोनों ब्रांच को देखें तो 2 + 4 6, और ये भी 4 + 2 6, मतलब इसका भी इक्विवेलेंट 6 है और इसका भी 6 है, तो जो करंट होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, तो इसमें भी करंट जो है वो कितना, मतलब दो पार्ट में चला जाएगा, 3/2 दोनों में ही चला जाएगा, टोटल करंट 3 था, ठीक। अब हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से अगर हम ऐसा करें, इसको अगर हम 0 वोल्ट मान लें इस एंड को, तो ये क्या होगा, 9 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो 9 वोल्ट का होगा, ठीक। अब करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है तो कितना डिक्रीज होगा, V = IR, तो 2 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। तो ये अगर 9 वोल्ट का है तो 3 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। वैसे ही इधर अगर जाएँ तो यहाँ भी कितना का ड्रॉप होगा, I × R, तो 2 टाइम्स, और 2 3 = 6, यानी कि 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो ये 9 है और 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो 6 - 3 वोल्ट हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली 3 पुट करेंगे, ठीक। तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी मतलब एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ा शॉर्टकट, थोड़ा डायरेक्ट, जितना चीज़ें नहीं लिख सकते उतना नहीं लिखना है, जो चीज़ें काम की है, ज़रूरत की है वही लिखेंगे, जितना कम लिखोगे उतना चीज़ें फास्ट होगी, पर इसमें एरर होने का भी चांस ज़्यादा होता है। तो अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है वो उसके अनुसार प्रोसीड करेंगे। अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो थोड़ा लिख लो, ठीक, कि चीज़ें क्लैरिटी हो जाए, और है कि मतलब बिना लिखे कर सकते हैं तो करते जाओ, वो थोड़ा फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग अटैच्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट इज दिस, द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज 18 ग्राम एंड इट्स लीनियर मास डेंसिटी इज दिस, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इज क्या होगा, ठीक। तो मतलब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक स्ट्रिंग जो है वो 2 एंड पे फिक्स है और उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कि स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट कर रहा है, कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक। तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा वेव का, ये कितना, हाफ ऑफ द वेवलेंथ है,
तो लेमडा बाई 2 जो है वो एल के बराबर होगा। ठीक, अब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा? लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के लिए मास दे रखा है और लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है। तो लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो लीनियर मास डेंसिटी, मतलब लेट्स से लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है यूजुअली, पर लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं तो कुछ और यूज कर लेते हैं। ठीक, मतलब इसको लिख ही लेते हैं सिंपल कि लीनियर मास डेंसिटी जो होता है, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? मास बाई लेंथ, मास बाई लेंथ। तो जो लेंथ कैलकुलेट करना होगा वो क्या हो जाएगा? मास बाई लीनियर मास डेंसिटी। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास कितना दे रखा है? 18 ग्राम और लीनियर मास डेंसिटी 20। तो जो लेंथ होगा वो 18/20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर यूनिट बचेगा। ठीक, तो लेंथ अपने को पता चल गया। फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो स्पीड कितना हो जाएगा? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से पहले तो वेवलेंथ कितना आएगा? लैम्डा इजकल टू 2L। तो 2L की वैल्यू 18/20, तो बेसिकली 18/10 बन जाएगा, इतना मीटर वेवलेंथ हो गया। अब वेव स्पीड क्या हो जाएगा? v की वैल्यू लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा की वैल्यू 18/10 और न्यू की वैल्यू दे रखा है 50, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे 50 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक, तो ये सिंपल कितना बन जाएगा? 0 0 कैंसिल, 18 5 जा 90 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ वेव होगा वो कितना? 90 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? 90 हो जाएगा ये। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एज पर द गिवन फिगर ए बी एंड सी द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली, ओके, द रेशियो ऑफ द टू वेवलेंथ लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ एन विल बी, क्या होगा? ठीक है, मतलब दे रखा है कि 3 लेवल यहाँ पे दे रखा है और ये बोल रहा है कि ए बी और सी जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। ये बात ध्यान देगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? एन इजकल टू 2 को बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि ये क्या है? एन इजकल टू 2, ये एन इजकल टू 3 और ये एन इजकल टू 4। ठीक, और इसमें 2 ट्रांजिशन दे रखा है। इस ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इस ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा 2। इनका रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक, तो लेट्स से अगर हम इस ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर लिखें तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 1 बाई लैम्डा 2 इजकल टू क्या? रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाई एन स्क्वायर, मतलब 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक, वैसे ही 1 बाई लैम्डा 1 क्या हो जाएगा? रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा? r इंटू 16 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7/16 9 इंटू 16, और ये कितना बन जाएगा? r इंटू 9 माइनस 4 5/4 इंटू 9। ठीक, अब इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? मतलब लेट्स से इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक, और अपन क्या, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 अगर किया जाए तो क्या होगा? 1 मतलब 1 बाई लैम्डा 2, इसको इससे डिवाइड किया जाए तो 1 और लैम्डा 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो इंटू 1 इंटू लैम्डा 1, और बनेगा क्या ये? लेट्स से इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो दिस कितना है? r इंटू 7/9 इंटू 16 इन डिवाइडेड बाई 5r/4 इंटू 9, 5r/4 इंटू 9। काट कूट करे तो कितना होगा? कैपिटल R से कैपिटल R खत्म, और क्या 4 से 16 का ये 4 टाइम्स में, 9 से 9 कैंसिल, बचेगा क्या? 7 बाई ऊपर 7 और ये 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, तो 7/20। अब ये रेशियो की वैल्यू क्या दे रखा है? 7/4n। तो इसको 7/4n से इक्वेट कर देंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20/4 5, तो n की वैल्यू क्या? 5 बन जाएगा। ठीक, वही हमें कैलकुलेट करना है कि द वैल्यू ऑफ n क्या होगा, तो n की वैल्यू क्या बन जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, तो सवाल वो कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अ स्पीड ऑफ a solid sphere and a solid cylinder of same mass and radius are rolling on a horizontal surface without slipping. The ratio of their radius of gyration is क्या होगा?
तो रेडियस ऑफ गाइरेशन का रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गाइरेशन क्या होता है, मतलब बेसिकली जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको अगर एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दिया जाए, आई इजकल टू, अगर हम एम के स्क्वायर लिख दें तो जो भी के की वैल्यू होगी वो के जो होता है वो रेडियस ऑफ गाइरेशन बोला जाता है, ठीक। तो अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गाइरेशन के लिए क्या, लेट्स से मास ऑफ सॉलिड स्फीयर इनटू की ऑफ स्फीयर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, वो क्या होता है 2/5 mr², ठीक। सॉलिड स्फीयर क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर का अगर कैलकुलेट करना हो तो मास इनटू सॉलिड सिलेंडर का क्या है CYL का द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या mr²/2 होता है, ठीक। मास सबका बराबर ही दे रखा है तो सब m ही है, ये ध्यान देंगे, ये भी m है, और रेडियस भी सबका बराबर ही दे रखा है तो सब ये दोनों r ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अगर काट कुट करें तो ये क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल, यहाँ से m से m कैंसिल, तो जो रेडियस ऑफ गाइरेशन का रेशियो होगा मतलब के स्पेयर बाई के सिलेंडर, अगर इनका स्क्वायर का रेशियो कैलकुलेट करें मतलब डायरेक्ट इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, ये 2/5 और डिवाइडेड बाई 1/2, तो 1/2 जो है ऊपर चला जाएगा तो बेसिकली 4/5 बनेगा, स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक। तो अंडर रूट क्या मतलब 2/5 हो जाएगा, तो जो रेशियो अपने को मिला वो क्या 2/5, तो मतलब बेसिकली ये क्या है 2:5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक। हमें यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करने को पूछा जा रहा है तो x की वैल्यू क्या 5 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल्ड इन इक्विलेटरल हॉलो प्रिज्म इज √2, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द लिक्विड विल बी, क्या होगा। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता था, वो क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन डेल्टा मीन मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस a/2, ए जहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक, दैट इज डिवाइडेड बाई साइन a/2, ठीक। ये काफ़ी स्टैंडर्ड सा प्रिज्म में फॉर्मूला है जो कि प्रिज्म का मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होते हैं, ठीक। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तो एन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म वो दे रखा है यहाँ पे कि √2 है, ठीक। तो इसमें अगर सिंपल वैल्यू पुट करें हम तो ये क्या बनेगा √2 इज इक्वल टू साइन, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री, क्योंकि बोल रखा है कि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल हॉलो प्रिज्म, और उसमें मतलब लिक्विड भर रखा है। तो जो प्रिज्म है कैसा इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल एंगल क्या है 60 डिग्री एंगल होता है, ठीक। तो 60 हो जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a/2 मतलब 60/2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से अगर इक्वेशन बनाए तो क्या बन जाएगा साइन डेल्टा प्लस 60/2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितना 1/2, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा 1/√2, तो 1/√2 तो मतलब क्या साइन 45 लिख सकते हैं। तो ये मसाला जो है किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा मिनिमम, ये मिनिमम है, ठीक, m प्लस 60/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा m की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 - 60 30 डिग्री, तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 - 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना था वो कितना 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर पुट करेंगे वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड इट्स न्यूक्लियस विथ ए स्पीड दिस, ठीक, in an orbit of radius this, okay, the magnetic field produced at the nucleus of the hydrogen atom is क्या होगा था। at the nucleus का मतलब क्या होगा कि at the center क्या होगा, ठीक। तो मतलब बेसिकली हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है
ठीक। तो उसका रेडियस दे रखा है पहले तो इसका, और स्पीड दे रखा है कितना स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से सेंटर पे, न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे ही होता है, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का। अच्छा, रेडियस तो पता है, आई की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो करंट कितना हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आई इजिकल टू, हम मतलब आई क्या क्यू बाई टी लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज बाई टाइम। अब चार्ज देखा जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, वन, मतलब ई के बराबर, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डिवाइडेड बाई टी मतलब क्या, टाइम पीरियड, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है इलेक्ट्रॉन का, मतलब कोई भी अगर हमें क्रॉस सेक्शन है तो उसमें ई अमाउंट ऑफ चार्ज हर टाइम पीरियड पे पास करेगा। ठीक, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, एक राउंड लगाने में जो भी टाइम लगा, ठीक, तो एक टाइम पीरियड में, हर एक टाइम पीरियड में इतना चार्ज पास करेगा, तो चार्ज बाई टाइम करंट। ठीक, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2πr बाई वी, मतलब टाइम पीरियड क्या, 2πr टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड, वो टाइम पीरियड हो जाएगा कि मतलब एक राउंड लगाने में कितना टाइम लग रहा है, तो उस टाइम पीरियड की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी है, तो ये बन गया टोटल करंट। ठीक, तो ये करंट की वैल्यू हो गई, तो करंट अब हमें पता चल गया, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है तो सब डाल देंगे, आर की वैल्यू भी पता ही है, तो ज़रा ये जो है इसमें डाल देते हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या बन जाएगा, बी इजिकल टू म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक, डिवाइडेड बाई इंटू, सॉरी, करंट क्या, ई वी बाई 2πr, तो ई मतलब क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी की वैल्यू कितना, भी मतलब स्पीड यहाँ पे दे रखा है 6.76 इंटू 10⁻6, 6.76 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2πr, आर की वैल्यू कितना 0.52, 0.52, तो ये तो हो गया करंट ई भी बाई 2πr। ठीक, और यहाँ पे नीचे 2r और है तो वो भी डाल लिखेंगे, तो इंटू 2 और r की वैल्यू कितना 0.52। ठीक, तो ये पूरा मसाला बना, लेकिन ये भी ध्यान देंगे 0.52 क्या है, एंगास्टॉर्म में, एंगास्टॉर्म मतलब क्या, 10⁻⁻10 मीटर, तो जो रेडियस है 2 बार आया हुआ है, तो 10⁻2 2 बार आएगा इसमें, तो बन जाएगा 10⁻20। ठीक, तो ये कुछ सामान बना, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, गधा मजदूरी वाला काम है। तो अब करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में केयरफुल रहें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब चीज़ें आप इस तरीके से लिखते हो। ठीक, मतलब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन जाता है, तो इसको करने का एक तो ये है कि पहले 10 की पावर को निपटा लें फिर नंबर को निपटाएं, थोड़ा सा चीज़ें आसान होता है। तो 10 की पावर को पहले निपटाएं, तो ये इससे कैंसिल होकर मतलब ऊपर जाएगा तो 20 और +20 -19 +1 बनेगा, तो 10 बचेगा सिर्फ। ठीक, और क्या क्या होगा, अगर ये देखें तो 10⁻6 और 1, 10⁻7 और 10⁻−7 वो ख़त्म। और क्या बचा, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 कैंसिल, तो बचा क्या, अगर लिखे तो 1.6 इंटू 6.76 डिवाइडेड बाई 0.52 इंटू 0.52, ऐसा कुछ बचा हुआ है। अगर यहाँ से सब सारा पॉइंट को अगर कैंसिल कर दें तो पॉइंट हटाएं तो क्या बनेगा, मतलब ये पॉइंट, ये भी पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये 10 1/100, मतलब इस पॉइंट को हटाए तो नीचे 10 और इसको हटाए तो नीचे 100, इसको हटाएंगे तो दोनों को, तो ऊपर 100 इंटू 100 आएगा, तो ऊपर 100 इंटू 100, ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा क्या 160, लेट से, तो 10 एक बचा हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 160 इंटू 676 बाई 52 इंटू 52। अब इसको क्या काट कूट यहाँ पे करना पड़ेगा, करे तो क्या होगा, कुछ कैंसिल वैंसिल होगा, 4 से तो दिख रहा है 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और इसको 4 से ले जाएं, इसको नहीं ले जाते हैं इसको, और 4 से ये भी जाएगा, और 4 4 जा 16, तो 16 से ये 10 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक, ठीक है, और क्या, और 13 का अगर स्क्वायर करें तो 13 से ये जाएगा, 13
13 4 जो कितना होता है 52, और 13 4 जो 52, बचा कितना 13 5 जो भी जा सकता है 65, 13 5 जो 65, और 65 तो 2 बचा तो 26, 13 2 जो 26, अच्छा तो 52 हो गया ठीक, और 13 4 जा 52, तो 4 बचा। सिंपल अच्छा नंबर था, कैंसिल हो गया, वरना मुझे लग रहा था कैंसिल नहीं होगा ठीक। तो ठीक है, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। मैग्नेटिक फील्ड और टेस्ला, तो इतना मतलब मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला मैग्नेटिक सेंटर पे हो जाएगा 40 टेस्ला। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 40। तो यही अपने को कैलकुलेट करना था ठीक। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.1 mm इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन दिस and density this at a depth this, okay, below the free surface. The amount by which the pressure inside the bubble is greater than the atmospheric pressure is क्या होगा। सिचुएशन पूरा समझ में आ रहा है कि मतलब कोई लिक्विड है यहाँ पे ठीक, और इसके नीचे यहाँ पे कोई एक बबल है ठीक। बबल का रेडियस दे रखा है, सरफेस टेंशन एस की वैल्यू दे रखा है ठीक, और ये हाइट दे रखा है कितना हाइट नीचे है। तो अगर हम इसके अंदर प्रेशर कैलकुलेट करें तो प्रेशर कितना होगा इसके अंदर, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच, और प्लस एक्सेस प्रेशर इनसाइड द जो बबल होता है 2s/r ठीक। तो जो टोटल प्रेशर पी अंदर के तरफ होगा वो क्या पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच डेप्थ की वजह से, और प्लस 2s/r एक्सेस प्रेशर इनसाइड उसकी वजह से ठीक। अपने को क्या कैलकुलेट करना है कि कितना प्रेशर एक्सेस है एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अमाउंट बाय विच प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी नॉट से कितना बड़ा है, तो पी माइनस पी नॉट की वैल्यू बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। पी माइनस पी नॉट वो कितना होगा रो जी एच प्लस 2s/r के बराबर होगा ठीक। अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। डेंसिटी कितना दे रखा है 1000, जी की वैल्यू 10, और सरफेस टेंशन क्या दे रखा है दिस रेडियस 1 mm ठीक है। डाल देते हैं यहीं पे, रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 10, हाइट कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 मीटर बन जाएगा। मतलब ये कितना डेप्थ पे है बेसिकली, हाइट मतलब क्या डेप्थ, रो जी एच का मतलब ये एच, प्लस 2s/r, 2s की वैल्यू कितना 0.075 बाई रेडियस, रेडियस की वैल्यू क्या 1 mm दे रखा है, तो mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना बनेगा 100 से 100 कैंसिल, 1000 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको पॉइंट हटाए तो ये 1000 नीचे आएगा, और वो 1000 इस 10⁻³ को कैंसिल करके 1 बना देगा, और 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150, तो ये बनेगा कितना 1150 पास्कल। तो जो एक्सेस प्रेशर होगा वो कितना 1150 हो जाएगा। तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा 1150 ठीक। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट अंडर एक्शन ऑफ फोर्स F = 5x न्यूटन। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम x = 2 to 4 विल बी क्या होगा। मतलब क्या इसमें फोर्स दे रखा है और ब्लॉक x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है वो दे रखा है, हमें वर्क डन पूछा जा रहा है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फालतू का ही फिर दे रखा है, इसका कुछ काम है नहीं। फोर्स डायरेक्टली दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो वर्क डन उसी से आ जाएगा। डी डब्ल्यू क्या होता है F.dx। अब यहाँ पे फोर्स जो है x का फंक्शन है ठीक है, तो F क्या है 5x dx, ये क्या है डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, इसकी x की वैल्यू लिमिट फ्रॉम 2 to 4, x की वैल्यू कहाँ 2 से 4 चेंज हो रहा है ठीक। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या 5x² 2 ठीक, यहाँ पे वैल्यू 2 to 4, तो 5/2 जो है वो बाहर निकाल लेंगे। ये क्या 4² - 2² 16 - 4 कितना बन जाएगा 12, 6 5 30 जूल। तो जो वर्क डन आया वो कितना हो जाएगा 30 जूल हो जाएगा ठीक।
तो मतलब ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इन द गिवन फिगर द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या होगा। अच्छा, मतलब टोटल इस कॉम्बिनेशन में टोटल जो चार्ज स्टोर्ड है उसकी वैल्यू दे रखा है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है, C2 की वैल्यू बेसिकली क्या होगा। तो पहले तो ये टोटल चार्ज इसमें कितना स्टोर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जब भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो इक्विवेलेंट क्या होता है, जस्ट डायरेक्ट समेशन। तो समेशन मतलब 2 + x + 3 इतना माइक्रो फैराड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q = क्या होता है, CV। ठीक, तो ये टोटल C आ गया और V कितना है 10, तो C × V जो होगा वो Q टोटल बन जाएगा, और Q टोटल की वैल्यू दे रखा है कितना, 100 माइक्रोकूलम, तो 100 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। ठीक, तो बस यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 10⁻⁻6, ये कैंसिल, बचा क्या, 2 + 3 5 + x × 10 = 100, तो 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल, x की वैल्यू क्या 10 - 5 5 बन जाएगा। ठीक, तो 5 बन मिल जाएगा, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, यही इसका कैपेसिटेंस है। ठीक, ये ऑलरेडी हमने इसको माइक्रो में अज्यूम कर रखा है, x माइक्रो कूलम ऑलरेडी हमने इसको ले रखा है, तो माइक्रो तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, तो वो बात ध्यान देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5, तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो सारे ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक, 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। ठीक, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक, आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी, बाकी पढ़ाई करते रहें, और ठीक मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सारा ही। ठीक, तो बाकी पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे और आपको क्या चाहिए जेईई एडवांस के लिए, पर्टिकुलरली आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए और क्या चाहिए, वो नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक, कि साथ साथ जेईई एडवांस का भी कंटेंट बनाते चलेंगे। इसमें 2 चैप्टर्स जो थे, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि फ्लूइड और रोटेशन, 2 ऐसे चैप्टर उनका रिवीजन करा देने को, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को छूटा हुआ है। तो सोच रहे कि फ्लूइड और रोटेशन का रिवीजन करके लिए, तो वो कितने लोगों को चाहिए नीचे कमेंट्स में बताओ, ताकि उससे कुछ आइडिया मिलेगा। ठीक, और आगे और क्या चाहिए, इसी तरह का ईयर वाइज PYQ चाहिए, या फिर मतलब किस तरह का कंटेंट चाहिए, और ख़ास करके जेईई एडवांस के लिए। और अब नेक्स्ट क्या चाहिए, जेईई एडवांस का जो PYQ सीरीज़ था वो कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का हमने रिवीजन भी ले रखा है, तो वो भी एक प्लेलिस्ट बन रखा होगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और उसमें और किस किस टॉपिक का रिवीजन चाहिए, एक तो ये 2 चैप्टर बहुत सारे लोगों ने बोला, तो नीचे कमेंट्स में थोड़ा और बता दो कि मतलब कितने लोग आइडिया एक लग जाए। तो प्रॉब्ली मैं ये 2 चैप्टर का रिवीजन तो लूँगा ही, फ्लूइड का और रोटेशन का। और कंफर्म कर दोगे तो मतलब सही रहेगा, कि उससे लगेगा कि मतलब ज़्यादा लोगों को चाहिए तो ठीक से ले पाएंगे, नहीं भी बोलोगे तो ठीक से ही लेंगे ये। और मतलब एक्स्ट्रा जो चाहिए वो बता सकते हो आप। ठीक, और बाकी कुछ नहीं। ठीक, पढ़ाई करते रहें, बाकी तो एग्जाम्स नज़दीक, अभी फालतू का इधर उधर कुछ भी करना, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल ही बेकार है। तो और फालतू की चीज़ें भी नहीं सोचना इधर उधर का, अपना जो भी इतना हो सकता है, जो भी बेस्ट आप दे सकते हो, अभी आपको इस लेवल पे वही करना है, कि जो भी अपना बेस्ट कर सकते हो वो करो, बाकी क्या होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। ठीक, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।